नमस्ते, मैं हूँ शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत है। ज़ॉम्बी के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा इस सरकार ने कैसे उसको तैयार किया। इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, अगर आप दुनिया के नक्शे पर नजर दौड़ाएं तो 177 देश ऐसे हैं जिनका कुल आबादी 8 करोड़ 70 लाख के आंकड़े को छू नहीं पाते। इतने लोगों से एक नया शक्तिशाली राष्ट्र खड़ा किया जा सकता है, लेकिन भारत में यही 8.7 करोड़ लोग आज एक अदृश्य जेल में कैद हैं। 15 से 29 साल इस उम्र के बीच के करीब 8 करोड़ 70 लाख भारतीय जो यंग हैं, न किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, न उनके पास कोई नौकरी है और न ही वो कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन्हें अर्थशास्त्र की भाषा में नीट कहते हैं, नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। और मैं इन्हें ज़ॉम्बी पीढ़ी क्यों कहता हूं? क्यों इस सरकार ने ज़ॉम्बी पीढ़ी तैयार की? ये पीढ़ी जो शारीरिक रूप से जिंदा है लेकिन आर्थिक रूप से मृत। ये किसी विपक्षी नेता की रैली में दिया गया भाषण नहीं है, ये भारत सरकार के अपने थिंक टैंक नीति आयोग का आधिकारिक डेटा है। और इससे ठीक समानांतर मेरे पास एक और दस्तावेज है, एक ऐसा डेटाबेस जो साबित करता है कि इस वक्त देश के मंत्रालयों और विभागों में 8 लाख से ज्यादा कुर्सियां खाली पड़ी। इस वक्त ये दोनों खबरें खूब तैर रही हैं और खूब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। विपक्ष सरकार को घेर रहा है। हम इस फाइल को आगे डिकोड करेंगे। आज हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी पर बात नहीं करने वाले। अपनी रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस सिस्टम की, उस सरकार की, उस नीतिगत ब्लूप्रिंट की जिसने पिछले 40 सालों में देश के मानव संसाधन का सबसे क्रूर और साइलेंट एसेसिनेशन किया है। आज आप जानेंगे कि कैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम पर बेचे गए सपने को ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग के डार्क वेब में बदल दिया गया। इस 8 करोड़ 70 लाख की फौज के बनने की कहानी कल सुबह अखबार के पन्नों से शुरू नहीं हुई। इसे समझने के लिए आपको 40 साल का एक्सरे करना होगा। अर्थशास्त्र हवा में काम नहीं करता, वो नीतियों का गुलाम होता। अगर हम 1986 से 96 के दशक को देखें, राजीव गांधी से लेकर पीवी नरसिम्हा राव का वो दौर, तो वो स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी से ऐतिहासिक एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म की ओर शुरुआत में एक भयंकर संरचनात्मक झटका लगा। फैक्ट्रियां बंद हुई, लेकिन सर्विस सेक्टर और आईटी क्रांति की नींव उस वक्त पड़ी। इस नींव ने देश में पहली बार एक नए आक्रामक मिडिल क्लास को पैदा किया। आप भी शायद उसमें आते हो। इसके बाद आया 96 से 2006 का दौर, अटल बिहारी वाजपेयी और शुरुआती यूपीए सरकार का दौर था। ये वो वक्त था जब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल टेलीकॉम बूम और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार ने पहली बार गैर कृषि रोजगार का सैलाब ला दिया। प्राइवेट सेक्टर में नियुक्तियों की गति बेतहाशा बढ़ी। 6 से 16 का यूपीए 2 का दौर और शुरुआती एनडीए का दौर, मनरेगा, आरटीआई और 8 से 9% की जीडीपी ग्रोथ का नशा। ग्रामीण क्रय शक्ति जो परचेजिंग पावर थे अपने ऐतिहासिक चरम पर थी उस वक्त। हालांकि इसी दशक के अंत में एक नीतिगत पंगुता यानी पॉलिसी पैरालिसिस और बैंकिंग एनपीए के कैंसर ने भी जन्म लिया, जिसने आगे की तबाही का मंच तैयार किया और उसके बाद मोदी जी आ ही गए। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ आखिरी दशक 16 से 26। यही वो कालखंड है जहां मुख्य धारा का मीडिया आपको उलझा कर रखता है। अनियोजित डिमोनेटाइजेशन, जटिल जीएसटी और रातों रात एमएसएमई सेक्टर की कमर का टूटना। और यहीं से जन्म होता है एक नए खतरनाक मॉडल का, द गिग इकोनॉमी एंड आउटसोर्सिंग मॉडल। एक ऐसा दौर जहां रोजगार का मतलब 10-10 घंटे बाइक दौड़ाकर 20 रुपए की डिलीवरी करना बन गया। आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने नौकरियां कम क्यों की? जवाब है, कम नहीं की, बस मॉडल बदल। और इसी मॉडल ने जन्म दिया उन 8.7 करोड़ युवाओं को जिनके पास न कल था न आज। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक मैन्युफैक्चर्ड डार्कनेस है। 8 करोड़ 70 लाख युवा बेरोजगार, शिक्षा से दूर, ट्रेनिंग से दूर। ये नीति आयोग है। नीति आयोग खुद मान रहा है कि देश में सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट को ही उनकी योग्यता के अनुसार काम मिल रहा है। ये मैंने कई बार कहा है अपनी रिपोर्ट्स में। जरा सोचिए कि एक आम मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई, अपना प्रोविडेंट फंड, अपना जेवर गिरवी रखकर अपने बच्चे को शहर भेजता है। लाखों रुपए कोचिंग माफिया, प्राइवेट कॉलेजों में दिए जाते हैं, इस उम्मीद में कि वो डिग्री एक कवच बनेगी,
लेकिन जब बच्चा वो महंगी डिग्री लेकर बाजार में उतरता है तो सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं। रिपोर्ट साफ करती है कि कई युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद परिवार की आर्थिक मदद के लिए कोई भी स्थिर आमदनी वाला काम शुरू कर देते हैं, वहीं कुछ को रोजगार नहीं मिलता और वो नीट कैटेगरी में चले जाते हैं। यानी एक ग्रेजुएट इंजीनियर या तो क्लर्क की लाइन में खड़ा है, या स्विगी जोमेटो का बैग टांगे हुए है, या फिर डिप्रेशन में अपने कमरे की छत घूर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की नाकामी है। आप सोच रहे होंगे कि युवाओं में ही टैलेंट नहीं है, या वो किसी रोजगार के लायक नहीं है, जैसा कि कॉर्पोरेट गुरु आपको बता रहे हैं, सरकार भी बता रही है। दोबारा सोचिए इसको। मैं तो पिछले 1 साल से इस तरह की रिपोर्ट्स कर, अगर बाजार में नौकरियां नहीं हैं तो क्या देश चलाने वाली सरकार के पास भी काम नहीं बचा? क्या सरकारी तंत्र सैचुरेट हो गया है? यहीं पर इस कहानी का सबसे क्रूर मोड़ आता है। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था, एक फाइल का जिक्र किया था मैंने, एक रिपोर्ट का। आपको एक भ्रम तोड़ के मैं बताता हूं, सरकार के पास नौकरियां देने की गुंजाइश नहीं है, वो भ्रम है। एक रिपोर्ट भास्कर में पब्लिश हुई, हालांकि ये कई जगह अवेलेबल है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के आंकड़ों के जरिए ये रिपोर्ट आई। 2015 में केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में 4,20,000 पद खाली थे। उस समय वैकेंसीज की हिस्सेदारी 11.5% थी। अब फास्ट फॉरवर्ड करें 24 में, यह आंकड़ा बढ़कर 8,24,000 पहुंच गया। 21% है रिक्तियों की दर। कैसे हो गई है? अब इन आंकड़ों को और आप थोड़ा सा खोलिए। रेलवे 2015 में 0 पद खाली था, वैकेंसी दिखाई गई थी। 24 में 2,40,125 पद खाली है, यानी 16.2% खाली पद है। आपको आश्चर्य होगा कि ट्रेनें लगातार क्यों डिरेल हो रही हैं। ट्रैक मेंटेनर्स, सिग्नल मैन और सेफ्टी स्टाफ के लाखों पद खाली छोड़कर आप बुलेट ट्रेन के सपने बेच रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर खाली पद हैं, पद खाली पड़े हुए हैं, काम बढ़ रहा है, देश की आबादी बढ़ रही है, तो ये काम कर कौन रहा है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल और आउटसोर्सिंग का जाल, जो मैंने एक बार और स्टोरी में बताया। सरकार ने सीधी भर्ती करने, एग्जाम करवाने और स्थायी नियुक्तियां देने का मॉडल धीमा कर, इसके बजाय अब मंत्रालयों में ठेके पर कर्मचारियों की फौज खड़ी कर दी जा रही है, और ठेका भी किसी नेता के कंपनी को मिलता है। पिछले साल इस पोर्टल के जरिए रिकॉर्ड 10 लाख कर्मचारी आउटसोर्स किए गए। ये कोई माइनर पॉलिसी चेंज नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल तख्ता पलट है। जब एक पद पर स्थायी भर्ती होती है तो सरकार को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी देनी पड़ती है, मेडिकल देना होता है, सामाजिक सुरक्षा, अंग्रेजी में सोशल सिक्योरिटी, और पेंशन का दायित्व लेना होता है। लेकिन जब उसी पद पर किसी थर्ड पार्टी वेंडर या ठेकेदार के जरिए एक युवा को रखा जाता है तो उसकी आधी सैलरी ठेकेदार का कमीशन बन जाती है। उसे किसी भी दिन बिना नोटिस के निकाला जा सकता है। उसकी कोई यूनियन नहीं होती, उसकी कोई आवाज नहीं। पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे 2015 के मुताबिक सरकारी कंपनियों में तब 18.6% ठेका कर्मचारी थे। आज 25 तक ये आंकड़ा 49.1%। क्या ये एक विकसित राष्ट्र का ब्लूप्रिंट है? यहाँ देश का हर दूसरा सरकारी काम एक तिहाड़ी ठेका मजदूर के भरोसे छोड़ दिया जाए, यही विकसित राष्ट्र है? यानी आप सिर्फ युवाओं का भविष्य नहीं मार रहे हो, आप उस अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ रहे हो जिसे आप $5 ट्रिलियन का बनाने का दावा करते हैं। सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग देश की तरक्की नहीं देख रहे और सवाल पूछ रहे हैं वो दिमागी नक्सल है। 8,70,00,000 युवा जो नीट कैटेगरी में हैं, वो इसलिए वहां नहीं है क्योंकि वो आलसी हैं, वो इसलिए वहां है क्योंकि 8,24,00,000 सरकारी पद ठेकेदारों को बेच दिए इस सरकार ने, और प्राइवेट सेक्टर बिना स्किल या एक्सपीरियंस के उन्हें एंट्री लेवल पर 15,000 रुपए से ज्यादा देने को तैयार नहीं। जब सरकार खुद अपने सिस्टम को आउटसोर्सिंग के कैंसर से मरने दे रही है तो आप प्राइवेट सेक्टर से किस नैतिकता की उम्मीद कर रहे हैं? सरकार बस यही चाहती है कि फर्जी शोर में कुछ सच दफना दिया जाए। कौन सा सच? कि देश में 8,70,00,000 यानी 87 मिलियन युवा सिस्टम से पूरी तरह से कट गए। सच ये कि केंद्र सरकार में पिछले 1 दशक में खाली पदों की संख्या दोगुनी होकर 8.24 लाख पहुंच गई, 8 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई। स्थायी रोजगार की हत्या करके जेम पोर्टल के जरिए 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को आपने अनिश्चितकालीन संविदा के भट्टी में झोंक दिया। ये सच नहीं सामने आना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगला क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? क्या हम सिर्फ इस डेटा को देखें, उदास हो जाएं, रोएं? नहीं, सरकार की नाक में दम करें। पूछें जिले के रेलवे डिविजनल ऑफिस, स्थानीय सरकारी विभाग और मंत्रालय में कितने पद स्वीकृत हुए या हैं, कितने भरे हुए हैं और कितने पदों पर जेम पोर्टल के जरिए ठेके पर नियुक्तियां की जा रही हैं। आप लोग पूछते हैं कमेंट में कि क्या होगा, करें क्या?
सिस्टम को उसी के डेटा से घेरना सीखिए। जब आप अपने सांसदों, अपने विधायकों से मिलें तो उनसे धर्म, जाति और मुफ्त की रेवड़ियों पर सवाल मत पूछिए। उनसे ये प्रिंट आउट लेकर पूछिए कि मेरे हिस्से की कुर्सी किस ठेकेदार को बेच दी इस सरकार ने। 40 सालों के आर्थिक चक्रव्यूह ने इस देश के मानव संसाधन को एक मूक दर्शक बना दिया है। आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप उस 8 करोड़ 70 लाख की भीड़ में एक गुलाम जॉम्बी बनकर इस संविदा आधारित अर्थव्यवस्था में पिसते रहिए, किसी ठेकेदार का मुनाफा भरते रहिए, या फिर अपनी आंखें खोलिए और सवालों के हथियार उठाइए। इस देश की सत्ता कागजों पर चलती है और हमने आपके लिए कागज पढ़ा है। ऐसे तो कई बार ये आंकड़े आए, मैं तो 1 साल से इस तरह की रिपोर्ट कर रहा हूँ, यही रिपोर्ट कर रहा हूँ। नीति आयोग की रिपोर्ट जब नहीं आई थी तब भी इस तरह के तमाम आंकड़े मैंने आपके सामने रखे थे। आपने तब भी मुझसे यही पूछा था कि करेंगे। करना तो आप ही को पड़ेगा, पावर तो आप ही के पास है इस डेमोक्रेसी में। और ये जो सांसद हैं जिनके पास सिर्फ कलफ लगा कुर्ता पहनने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है, फोटो खिंचवाना, फोटो अखबार में आना, फोटो ऑप्स कराना, पॉलिसी क्या है, कौन बनाएगा पॉलिसी? पॉलिसी से ही तो रोजगार मिलता है। इन सांसदों ने, इन मूर्ख बनाने वाले सांसदों ने 8 करोड़ 70 लाख युवाओं को जॉम्बी में तब्दील कर दिया। एक ढंग की पॉलिसी नहीं बना पाए ये लोग, और किस गुमान में है ये देश से प्यार करते हैं। बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं फिर किसी स्टोरी के साथ।